माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इस वीडियो पाठ के कक्षा 10 हिंदी विषय के साथ मैं प्रस्तुत हूं डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज। आज का प्रकरण है महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी ममता। आज हम लोग ममता के संदर्भ में उसके प्रसंगों के बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में, उसमें निहित कठिन शब्दों के बारे में, उनके उन गुत्थियों को परस्पर समझेंगे। तो आइए चलते हैं ममता कहानी को जानने के लिए हम लोग इसका पाठ परिचय जान लें। आप देखें, ममता जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति को, भारत की ऐतिहासिकता को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। ममता एक ऐसी कहानी है जिसमें चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित होकर भागता है और अंततः कहानी के उत्तरार्ध में वह ममता से आश्रय चाहता है। ममता अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए पर पुरुष को किस प्रकार से आश्रय देती है, इसका एक मार्मिक वर्णन इस कहानी का वर्ण विषय है। प्रारंभ में यदि हम पूर्वार्ध में आ जाएं तो वहां भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक सीख हमें प्राप्त होती है। म्लेच्छ रोहतास दुर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। ममता के पिता चूड़ामणि जी उस दुर्ग के मंत्री हैं। जो हमारी शत्रु सेना है इस दुर्ग की, वो चूड़ामणि जी को रिश्वत देकर, घूस देकर, उत्कोच देकर अपनी ओर मिला लेती है। अपार स्वर्ण राशि उन्हें प्रदान करती है, जिसे लेकर वो ममता के प्रकोष्ठ में, ममता के कक्ष में जाते हैं। ममता वैधव्य का दुख झेल रही है, उसके समक्ष वो पीला स्वर्ण रखते हैं। उसके निकलने वाले, विकीर्ण होने वाले प्रकाश से ममता विचलित हो जाती है, स्वधर्म का त्याग नहीं करती और अपने पिता को दुत्कारती है कि क्या आपने म्लेच्छ वंश का उत्कोच स्वीकार कर लिया, पिताजी से वापस कर दीजिए। इस प्रकार पिता और पुत्री के बीच जो संवाद होता है वह पुत्री के कर्तव्य पथ पर अटल रहने और पिता के द्वारा अपने कर्तव्य से हीनता का परिचय हमें इस कहानी में मिलता है। यद्यपि जब वे पठान उस किले पर आक्रमण करते हैं छद्मवेश में, तो चूड़ामणि जी युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और इस प्रकार से ममता उस दुर्ग को छोड़कर अपने जीवन यापन के लिए काशी के खंडहरों में चली जाती है, जहां ग्राम बधूटियों के साथ, ग्राम्यांचल की नारियों के साथ मिलजुल कर परस्पर सहयोग के साथ अपना जीवन यापन करती है। आइए, इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय इस प्रकार से हमारे सामने दृष्टव्य है। मुगल कालीन भारत में नारी का जीवन कैसा था? छात्रगण यहां ये ध्यान देंगे, वर्तमान में नारी की दशा और दिशा और मुगल काल में नारी की दशा और दिशा, मुगल काल के पूर्व नारी की दशा और दिशा का एक तुलनात्मक चित्र अपने मन और मस्तिष्क में स्थापित करेंगे। इस संदर्भ में दूसरी साहित्यिक पत्रिकाओं का, दूसरी पुस्तकों का अध्ययन कर नारी विमर्श पर चिंतन अपना पुष्ट करेंगे। मुगल कालीन भारत में नारी का जीवन कैसा था, इसकी भी बाकी झांकी आपके सामने आती है। और एक इस पाठ की विशेषता यह है कि महाकवि, महान साहित्यकार, महान लेखक, महान नाटककार, महान उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस रचना में तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। छात्रगण, आप जानते हैं, जब आपने तद्भव और तत्सम पढ़ा होगा तो तत्सम क्या है इसे आप जानते हैं, यानी तत्धनसम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। इस प्रकार परिमार्जित भाषा का प्रयोग यहां आपको देखने को मिलेगा। आप देखें, आपने पाठ परिचय प्राप्त किया। अब पाठ परिचय में मैंने कहा कि यह एक जयशंकर प्रसाद जी की सुंदर कहानी है। तो आखिर कहानी क्या है, इसे भी आप समझ लें। आइए चलते हैं आपके साथ कहानी में। कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का यत्र तत्र कल्पना मिश्रित मार्मिक व रोचक चित्रण होता है। कहानी का शीर्षक
कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, परस्पर संवाद, देश काल और वातावरण, कहानी की भाषा, कहानी की शैली, कहानी का उद्देश्य और कहानी का प्रभावशाली अंत कहानी को रोचक बना देता है। छात्रगण, यहां आप यह जान लें कि बांग्ला भाषा में कहानी को गल्प भी कहा जाता है और कहानी का इतिहास अगर आप जानना चाहेंगे तो आप देख लें कि मानव सभ्यता का इतिहास जहां से प्रारंभ होता है वहीं से कहानी प्रारंभ होती है। दादा दादी के द्वारा सुनाई गई कहानियां, नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियां आपके जीवन के लिए प्रेरणाप्रद अद्यतन बनी हुई हैं, जिससे हम सीख लेते हैं। यानी कहानी हमारे जीवन को मर्यादित करती है और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा नारी के गरिमामय रूप को प्रस्तुत करना ही प्रसाद जी की कहानियों का मुख्य विषय है। हिंदी में अब आप देखें कि यदि हम हिंदी भाषा में चले जाएं और ये जानना चाहें कि आखिर हिंदी की पहली कहानी कहां है, तो आप देखें ईसा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी पहली कहानी है, किंतु कहानी कला की दृष्टि से किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है, जिसमें कहानी के सभी तत्व समाविष्ट हैं, जिसे इस प्रकार हम हिंदी में स्वीकार करते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपने कहानी का परिचय प्राप्त किया। अब इस पाठ में महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने क्या प्रेरणाएं हमको और आपको प्रदान की हैं, इस कहानी के पठन के माध्यम से आप क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, कौन सी प्रेरणा आप प्राप्त करेंगे। अतिथि परायणता, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। हमारे यहां कोई आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, भले ही हमें दुख क्यों न सहना पड़े। उसके लिए वे सारी सुविधाएं जो हमारे पास सुलभ हैं उसे उपलब्ध करा देते हैं और स्वयं असुविधा के साथ अपना जीवन उस समय बिता लेते हैं। तो हमारी अतिथि परायणता इस कहानी में हमें देखने को मिलेगी और परोपकार की भावना जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। हम परोपकारी जीवन में विश्वास करते हैं, दूसरों की भलाई करने में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई दुनिया में धर्म है। अनुचित उपहार की अस्वीकार्यता, आप देखें जैसा मैंने कहानी के पूर्वार्ध के विषय में बताया कि चूड़ामणि जो दुर्ग के मंत्री हैं, वे उत्कोच के रूप में, घूस के रूप में म्लेच्छ द्वारा, शत्रु सेना द्वारा अनुचित उपहार स्वीकार कर लेते हैं, पर उनकी पुत्री ममता इस पर कटाक्ष करती है और अपने पिता को लज्जित करती है कि आप अपने धर्म पथ से, आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गए। कर्तव्य निष्ठा की भावना, संतोष और त्याग। ममता का जो चरित्र है वो परम संतोषी और त्याग से भरा पड़ा है। दूसरों के सेवार्थ स्वयं के सुख का त्याग। विपरीत परिस्थितियों में भी ममता अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में सफल होती है। यह भारतीय नारी की एक विशेषता है। उदारता और शरणागत वत्सलता। यदि कोई अपनी शरण में आ जाए तो हित और अनहित की चिंता किए बिना उसकी रक्षा करना भारतीय मानस का और भारतीय मनीषा का संकल्प रहा है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। यानी शरणागत यदि कोई हो जाए तो उसकी रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर करने में भी तनिक संकोच नहीं होना चाहिए। यह भारतीय आदर्श है और यह आदर्श इस कहानी में वहां आपको दिखता है जहां हुमायूं म्लेच्छ है, उसी रूप का है। जिस प्रकार के शत्रुओं ने ममता के पिता की हत्या कर दी थी, उसी प्रकार का शत्रु ममता की कुटिया के सामने आकर आश्रय मांगता है। ममता तुलनात्मक रूप से स्वगत में अपने मन में सोचती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य की विजय होती है और ममता मृगदाओं में चली जाती है, हुमायूं को आश्रय प्रदान कर देती है। उदारता, शरणागत वत्सलता के साथ साथ हमारी संस्कृति में अनावश्यक धन संग्रह से भी विरक्ति की बात कही गई है। ममता के सामने उनके पिता द्वारा अपार स्वरास दी जाती है, लेकिन ममता उसे कदापि स्वीकार नहीं करती। ये इस पाठ से हमें प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। आगे आप देखें
अब हम इस पाठ से क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्त के बारे में, उनके व्यक्तित्व एवं उनकी महान कृतियों के बारे में, स्त्री की बेबसी और दयनीय स्थिति में रहते हुए कर्तव्य पथ पर रहने के बारे में, कहानीकार द्वारा भारतीय नारी के त्याग तथा आदर्शों के बारे में, मानवीय गुणों की महत्ता के बारे में और कहानी में निहित वर्णनात्मक, चित्रात्मक, संवादात्मक, काव्यात्मक, विचारात्मक शैली के बारे में ये हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। आइए आपके समक्ष बाबू जयशंकर प्रसाद जी, एक महान साहित्यकार जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी और जिनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी। आइए इनका हम जीवन परिचय हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस कहानी के जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, इनका जीवन वृत्त कैसा था। छायावाद के जनक बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के लब्ध प्रतिष्ठ वैश्य परिवार में जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्यानुरागी थे। जयशंकर प्रसाद जी को बाल्यकाल से ही साहित्यिक परिवेश प्राप्त हुआ। एक विशेष प्रकार की सुरती, तंबाकू आप जानते हैं समाज में प्रचलित है, एक इसे इनके परिवार के द्वारा बनाया जाता था। इनके परिवार का पैतृक व्यवसाय था। इसी कारण इनका परिवार वाराणसी में सुघनी साहू के नाम से ख्यात था, प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में प्रसाद ने कुछ काव्य पंक्तियां लिखी, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। प्रसाद जी ने, अब देखिए, महान कवि का आशीर्वाद इन्होंने अपने पिता से प्राप्त कर लिया था, यानी होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जो होनहार है वो दिखाई पड़ने लगता है। बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ प्रसाद जी ने तीर्थ यात्राएं भी की। प्रसाद जी जल्दी ही, ये दुर्भाग्य था कि पैतृक सुख से वंचित हो गए। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी के द्वारा किया गया, किंतु विधि का विधान अटल होता है। जल्दी ही इनके बड़े भाई भी परलोकवासी हो गए। स्कूली शिक्षा में आपका मन नहीं लगा, परंतु घर पर योग्य शिक्षकों के सानिध्य में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया बाबूजी ने। इनके 3 विवाह हुए, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई, असमय निधन हो गया। इसी बीच इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर व्यथित हो गए, टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को यह हिंदी सूर्य जो जगमगा रहा था हिंदी के क्षितिज पर, सदा सदा के लिए अस्त हो गया। यानी बाबूजी हम सबको छोड़कर परलोक से हार गए। अल्पायु में ही आप देखें तो लगभग 48 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस जगत को छोड़ दिया। फिर भी इतने कम समय में हिंदी साहित्य की जो सेवा इन्होंने की वह जाज्वल्यमान है, आज भी चमक रही है। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। पारिवारिक विसंगतियां आई, परिवार क्षय हुआ, सब कुछ होता रहा, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करके बाबू जयशंकर प्रसाद जी ने अपने स्वाध्याय की विधा को कभी भी रुकने नहीं दिया। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही जयशंकर प्रसाद जी की। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव, किनके कृतित्व का गौरव? जयशंकर प्रसाद जी के कृतित्व का जो गौरव है वो अक्षुण है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। निसंदेह प्रसाद जी एक युग प्रवर्तक, ध्यान दें, युगांतर इन्होंने उपस्थित किया साहित्य में, युग प्रवर्तक लेखक थे। इन्होंने एक साथ कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि के क्षेत्र में हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया।
और गौरवान्वित होने योग्य कृतियां प्रदान की। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक प्रसाद जी को ही खड़ी बोली को हिंदी काव्य की सिद्ध भाषा बनाने का श्रेय प्राप्त है। ये गौरव प्रसाद जी को है कि इन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में और खड़ी बोली को कहानी तथा उपन्यास में और नाटक में इन्होंने जो अप्रतिम स्थान दिया, अतुलनीय स्थान दिया, वो अन्य रचनाकारों के लिए आज भी अनुकरणीय है। इनकी रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि विभिन्न क्षेत्रों में आपकी लेखनी निर्बाध चलती रही। यानी भाषा इनकी अनुगामिनी हो गई थी। भाषा को अपने भावों के अनुरूप मोड़ लेना, इस विधा में आप सिद्ध हस्त थे। जो लिखना चाहते थे, जो मन के भाव ये अभिव्यक्त करना चाहते थे, भाषा तदनुरूप इनकी ओर इनके पीछे पीछे चलती हुई दिख पड़ती है। काव्य रचनाओं में कामायनी हिंदी का एक बहुत महान महाकाव्य, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर आदि आपकी कालजयी रचनाएं हैं। कालजयी रचनाएं सभी साहित्यकारों की लेखनी से नहीं निकलती, किंतु बाबू जयशंकर प्रसाद की लेखनी जब चली तो उसने हिंदी साहित्य को कई कालजयी रचनाएं देकर समृद्ध कर दिया। कहानी के क्षेत्र में आप जाएं तो आप देखेंगे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जैसी महत्वपूर्ण कहानियों के सृजनकर्ता के रूप में बाबूजी आपके समक्ष हैं। उपन्यास की ओर निहारें तो कंकाल, तितली और ईरावती। ईरावती का ध्यान रखिएगा, यह अपूर्ण रहा क्योंकि अल्पायु में ही बाबूजी ने हम सबका साथ छोड़ दिया था। ये अपूर्ण इनका उपन्यास रहा और नाटक के क्षेत्र में भी ये सिद्ध हस्त थे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि महान नाटकों को लिखकर इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। इनके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित पुरस्कृत किया गया। इनकी भाषा प्रारंभ में तो ब्रज थी, किंतु कालांतर में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। शैली, यदि शैली की ओर हम जाएं तो हम देखते हैं कि विषय और भाव के अनुरूप विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग। छात्रगण यहां ध्यान दें, प्रौढ़ प्रयोग है। केवल प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल प्रौढ़ प्रयोग किया, सुंदर प्रयोग किया। शैलियां भी इनकी अनुगामिनी बन गई। जिस प्रकार की भावात्मकता इनकी लेखनी से उद्धरित होती थी, तदनुरूप शैली भी मोड़ लेती हुई आगे बढ़ती चली जाती थी। ये इनकी विशेषता थी। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली रूपों के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्ति को इन्होंने पूर्णता प्रदान की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो प्रकरण आपका ममता है, ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय दशा का मार्मिक चित्र भी प्रस्तुत किया है। विधवा के रूप में ममता का चरित्र और एक भारतीय नारी के रूप में हुमायूं के समक्ष आश्रय देने का जो संवाद है, उसमें आदर्श चरित्र दोनों का सुंदर समन्वय स्थापित करना महाकवि, महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की ही प्रतिभा थी, जिन्होंने दोनों को एक साथ मिलाकर कहानी को रोचक, मनोरंजक, उपदेशात्मक बना दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाबू जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कहानी है, यहां आप देख रहे हैं का दुर्ग है। यहां पर इसी के प्रकोष्ठ में ममता, प्रकोष्ठ यानी एक मुख्य द्वार पर बना हुआ कक्ष जिसमें सुरक्षा के सारे इंतजाम होते हैं, ये आप देखें, इसका चित्र आपके सामने दृश्य है, आप देख रहे हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न आहार की ओर कि इस प्रकरण से आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का अभ्यास आप कैसे करेंगे।
पहला देखें आप, प्रस्तुत गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां एक गद्यांश को हमने लिया है, शेष जो अवशेष गद्यांश रह जाएंगे उसे हम लोग दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो गद्यांश आपके समक्ष है इसमें ये रेखांकित अंश आप देख रहे होंगे। जिज्ञासा हो रही होगी कि इस खंड की सभी पंक्तियां रेखांकित नहीं है, कुछ पंक्तियां रेखांकित हैं, जिसे आप आगे आसानी से समझेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी के साथ आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामण की एकमात्र दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव था, किंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा इस संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। ये प्रस्तर आप देख रहे हैं, इसमें रेखांकित पंक्तियों को देख रहे हैं और कुछ शब्द आपके सामने नवीन शब्द भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जैसे प्रकोष्ठ, जैसे सोण, तीक्ष्ण, प्रवाह, विधवा, यौवन, ऐसे कई शब्द इसमें आपको कठिन प्रतीत हो रहे होंगे। तो इन कठिन शब्दों को हमने लिया है और उसका सरल शब्द आपके समक्ष इस पाठ में रखा है, जिससे आप आसानी से इसकी व्याख्या समझ लें। तो आइए कठिन शब्दों की ओर चलते हैं कि आखिर इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उन्हें आप कैसे समझेंगे, उनका अर्थ आप कैसे जानेंगे। देखिए, पहला शब्द हमने लिया है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का अर्थ है राजप्रासाद या महल के मुख्य द्वार के पास का कक्ष। आप समझ गए होंगे, अभी आपने उस किले का चित्र देखा, मुख्य द्वार को देखा, और मुख्य द्वार के बगल का जो मजबूत सुरक्षित कक्ष होता है उसे प्रकोष्ठ की संज्ञा दी जाती है। दूसरा शब्द है सोण। सोण का अर्थ है सोन नदी। सोन नदी, जिसे हमने यहां सोण कहा है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा अपने इस कहानी में। तीसरा शब्द है तीक्ष्ण, अर्थात तेज। जब नदी में प्रवाह होता है, जल बहता है, तो तीक्ष्ण यानी तेज, और प्रवाह माने बहाव या धारा। आप नदियों में स्नान करने गए होंगे, नदियों को आपने देखा होगा। नदी एक धारा में उसका जल तेजी से बहता रहता है, उसी को तीक्ष्ण प्रवाह या तेज बहाव कहते हैं। एक शब्द आया विधवा, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। आप समाज में देख रहे होंगे ऐसी महिलाएं जिनके पति का देहांत हो जाता है, उन्हें समाज में विधवा के नाम से पुकारा जाता है। यौवन, तरुणाई, यौवन तरुणाई यानी नव यौवना अवस्था को तरुणाई की अवस्था कहते हैं। वेदना, दुख, कष्ट। विकल का अर्थ है व्याकुल, और दुहिता, दुहिता का अर्थ है पुत्री, आत्मजा। दुहिता का क्या अर्थ है? आत्मजा। और तुक्ष यानी छोटी, उपेक्षित। और निराश्रय अर्थात अनाथ, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई सहारा न हो, उसे हम कहते हैं निराश्रय। और विडंबना, कष्टकर स्थिति, दुर्भाग्य की स्थिति। जीवन में जिसकी विडंबनाएं आती हैं उसका ये दुर्भाग्य कहा जाता है। यहां देख लें, कष्टकर स्थिति को हम विडंबना के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं कि इस गद्यांश, ये जो गद्यखंड ऊपर आपने पढ़ा, उसके प्रस्तर को आपने देखा, उसमें रेखांकित अंशों को भी आपने देखा। तो अब आइए देखते हैं कि इस गद्य खंड से, इस प्रस्तर से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको देना होगा। पहला प्रश्न होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा,
गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न होगा, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? इसका उत्तर आपको देना है। तो छात्रगण, जो प्रस्तर आपके प्रश्न पत्र में आपके समक्ष आए, सबसे पहले धैर्यपूर्वक मनोयोग के साथ उसे आप पढ़ लें। फिर आप देख लें कि इसमें कौन सी पंक्तियां रेखांकित की गई हैं, और इस प्रश्न में जो इस पूरे प्रस्तर में जो निहित है उसका सारांश क्या है, तभी आप तीसरे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो धैर्य की आवश्यकता है, शीघ्रता या जल्दबाजी न करें, आसानी से पूरा पढ़ लें और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। एक बार पुनः हम आपको उसी गद्य खंड की ओर लिए चलते हैं, आप आवृत्ति कर लें जिससे इन प्रश्नों के उत्तर आप समझ सकें। देखें, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब देखिए रेखांकित अंश, जिसे ममता विधवा थी, यानी इसी 3 पंक्तियों की हमें व्याख्या करनी है, शेष पंक्तियों की व्याख्या हमें नहीं करना है। और इसी प्रस्तर में निहित जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर भी इसी में है, जिसे हम पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए उन प्रश्नों की ओर चलते हैं जिन प्रश्नों को आपसे परीक्षा में पूछा जाना है। आपने देखा, पहला प्रश्न संदर्भ का था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक छायावाद के जनक महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी उस प्रस्तर से पहले प्रश्न का उत्तर आपका पूरा हुआ। दूसरा देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या। तरुणी ममता हिंदू विधवा थी, वैधव्य के कारण उसकी तरुणावस्था सोन नदी के तीक्ष्ण प्रवाह की भांति शोकाकुल थी। सामाजिक बंधनों की जंजीर में आबद्ध विधवा ममता के मन में वैधव्य की पीड़ा, भावी जीवन के प्रति मस्तिष्क में विचारों का पुंज, आंखों से दुख के आंसू मेघ वर्षा के समान झर रहे थे। राजप्रसाद की यानी महल की राजसी सुख सुविधाएं उसे कांटे के समान चुभ रही थी। वो सुख सुविधाएं जो आदमी को सुख प्रदान करती हैं, किंतु ममता के वैधव्य के कारण वही उसे कष्टदायी थी, पीड़ा प्रदान कर रही थी। हिंदू विधवा सामाजिक कठोर बंधनों में जकड़ी, दुखी मन, विडंबनाओं से संघर्षरत, सबसे तुच्छ अनाथ प्राणी के रूप में दृष्टिगोचर है। ये तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। आइए चलते हैं आपके आंतरिक मूल्यांकन की ओर, जिसे आप घर पर बैठकर अपना अभ्यास करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और पाठ में आए हुए ये शब्द जो हमने आपके सामने दिए हैं, इनका संधि विच्छेद करेंगे। इससे संधि का प्रकरण भी तैयार होगा। दुश्चिंता, पतनोन्मुख, दीपालोक, हताशा और अश्वारोही। इस प्रकार भाग 1 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग 2 के अवशेष भाग को आप पढ़कर अगली कक्षा में आएंगे। धन्यवाद।